इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं और सच कहूं तो इनमें जानकारी का एक तरह से भंडार है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों और फिर स्थानीय राजवंशों तक। जी। जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जंगल, आदिवासी संस्कृति या शायद औद्योगिक खदानें, यही सब आता है। लेकिन इन स्रोतों को देखकर लगता है कि इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, कहानी बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़, जो भारत के बिल्कुल दिल में है, वो कैसे प्राचीन काल में साम्राज्यों, व्यापार और विचारों का एक अहम चौराहा बना। यही सवाल मेरे मन में भी था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? क्या हमें यहाँ इंसानों के होने के सबसे शुरुआती निशान मिलते हैं? हाँ, और ये निशान हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। प्रागैतिहासिक काल। जी, प्रागैतिहासिक काल। सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी जैसी जगहों पर हमें हाथ से बनी पत्थर की कुल्हाड़ियां और कुछ औजार मिले हैं। ये पूर्व पाषाण काल के हैं। मतलब ये सिर्फ जिंदा रहने के औजार थे, शिकार करने या चीजों को काटने के लिए। पर क्या हमें इस दौर में कुछ ऐसा भी मिलता है जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ महसूस करने या कह सकते हैं कहने के लिए बनाया गया हो? कला की कोई झलक? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। हाँ, मिलती है। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो रायगढ़ के पास कबरा पहाड़ में हमें गुफाओं की दीवारों पर लाल रंग से बनी चित्रकारी मिलती है। चित्रकारी? जी। किस तरह की? छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ऐसे जानवरों के चित्र। सोचिए, उस समय का इंसान सिर्फ औजार नहीं बना रहा था, वो अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था, समझ रहा था और उसे दीवारों पर उतार रहा था। यह सिर्फ कला नहीं है, ये दुनिया के साथ संवाद करने की पहली कोशिश थी। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा होगा। बिल्कुल। उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में हमें धनपुर, चिटवा डोंगरी जैसी कई जगहों पर और भी शैलचित्र मिलते हैं। इनमें मानव आकृतियां भी हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो इन सबसे अलग और थोड़ी रहस्यमयी है। अच्छा। बालोद जिले में धनोरा नाम की एक जगह। वहां ऐसा क्या मिला? वहां लगभग 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। 500? ये क्या थे? कोई मंदिर? नहीं, ये असल में कब्रें थीं। शवों को दफनाने के बाद उनकी निशानी के तौर पर ये विशाल पत्थर लगा दिए जाते थे। आप इन्हें आज के टूमस्टोन का हजारों साल पुराना रूप कह सकते हैं। अच्छा। इससे पता चलता है कि उस समाज में मृत्यु के बाद की कोई धारणा थी या कम से कम अपने पूर्वजों को सम्मान देने की एक मजबूत परंपरा विकसित हो चुकी थी। वाह, मतलब पत्थरों पर चित्र बनाने से लेकर पत्थरों से स्मारक बनाने तक का सफर। तो कला और रस्मों रिवाज के बाद अगला बड़ा कदम तो लेखन और कहानियों का होना चाहिए। क्या हमें इस क्षेत्र में उसके भी शुरुआती निशान मिलते हैं? यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हमें यहाँ कोई ऐसी लिपि तो नहीं मिली जिसे हम पढ़ ना पाए हों, लेकिन वैदिक काल के ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र जरूर मिलता है, सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है, जो कि यही क्षेत्र है। तो ये पता चलता है कि ये इलाका पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ नहीं था। और फिर तो महाकाव्यों का दौर आता है, रामायण और महाभारत। हमारे स्रोतों में इसका काफी जिक्र है कि छत्तीसगढ़ का संबंध इन दोनों से है। हाँ, और ये इस क्षेत्र की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रामायण काल में इस पूरे इलाके को दक्षिण कोसल कहा जाता था और मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहीं गुजारा था। मैंने पढ़ा है कि यहाँ की कई जगहों के नाम सीधे रामायण से जुड़े हैं, जैसे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, शिवरी नारायण में शबरी के बेर वाली कहानी, खरौद में खरदूषण का वध, यहाँ तक कि कांकेर के पंचवटी को वो जगह माना जाता है जहाँ से सीता का हरण हुआ था। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन पुरातात्विक रूप से मतलब हम इन दावों को कितना साबित कर सकते हैं? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। देखिए, इन घटनाओं का ठोस पुरातात्विक सबूत मिलना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन कहानियों का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। सही बात है। ये कहानियां इन जगहों को सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक जीती जागती विरासत बना देती हैं।
पीढ़ियों से लोग इन जगहों को उन घटनाओं से जोड़कर देखते आए हैं। तो ये इतिहास और आस्था का एक ऐसा संगम है जहां दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। और महाभारत काल में भी इस क्षेत्र की कोई भूमिका थी? जी हाँ, महाभारत में इस क्षेत्र को प्राक कोसल कहा गया है। सिरपुर, जिसे उस समय चित्रांगदपुर कहा जाता था, वो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। अच्छा। और आज का रतनपुर तब मणिपुर कहलाता था और राजा ताम्रध्वज की राजधानी। मौर्य मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों पर ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्हीं के दौर में छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर कई स्थानीय राजवंश अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहे थे। और यही बात इस कहानी को दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, कला और पहचान बनाने की एक कोशिश की कहानी है। तो आज का हमारा मकसद इन राजवंशों की एक एक परत को खोलना है और ये समझना है कि बड़े साम्राज्यों के साये में इन स्थानीय शासकों ने अपनी एक अलग और स्थायी विरासत आखिर बनाई कैसे। बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इन किरदारों को सही क्रम में रखते हैं। कौन कब आया ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्रम समझना मतलब इतिहास का एक तरह से नक्शा समझना। तो क्या है वो क्रम? देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों का क्रम कुछ इस तरह है। सबसे पहले आते हैं राजर्षि तुल्यकुल वंश, राजर्षि तुल्यकुल, फिर नल वंश, उनके बाद शर्बपुरीय वंश, फिर पांडु वंश। पांडु वंश, ठीक है। फिर एक छोटा सा दौर बाण वंश का आता है और फिर दो नागवंश आते हैं, फणी नागवंश और छिंदक नागवंश। ये तो काफी लंबी सूची है, इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक मजेदार तरीका है, एक छोटी सी लाइन है। अच्छा। राज ने शराब पांडु बीएफ पर छिड़का। राज ने शराब पांडु बीएफ पर छिड़का, ये कैसे काम करता है? देखिए, राज से राजर्षि तुल्यकुल, ने से नलवंश, शराब से शर्बपुरीय, शराब से शर्बपुरीय, समझ गई। पांडु से पांडुवंश, बी से बाणवंश, एफ से फणी नागवंश और छिड़का से छिंदक नागवंश। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, यह हमें सत्ता के भाव को दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक राजवंश ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले राजवंश से, राजर्षि तुल्य कुलवंश। जी। ये छत्तीसगढ़ के पहले क्षेत्रीय शासक माने जाते हैं जिन्होंने 4वीं से 6वीं सदी के बीच आरंग मतलब आज के रायपुर के पास शासन किया। और उनकी राजमुद्रा सिंह थी, लेकिन वो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। यहाँ गुप्तों के अधीन होना ये बहुत मायने रखता है ना? बहुत ज्यादा। ये हमें उस दौर के शक्ति संतुलन के बारे में बताता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है आरंग से मिला एक ताम्रपत्र। ताम्रपत्र? उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें गुप्त संवत का इस्तेमाल हुआ है। गुप्त संवत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो अपने दस्तावेजों पर तारीख लिखने के लिए गुप्त साम्राज्य का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी वफादारी दिखाने का तरीका था। बिल्कुल, एक साफ और सार्वजनिक तरीका। तो वे स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अपनी सिंह वाली मोहर का इस्तेमाल करके वे अपनी एक अलग पहचान भी जता रहे थे। यहीं से उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है जो हमने शुरू में उठाया था। सही। इसके बाद कहानी बस्तर की ओर मुड़ती है, नल वंश के साथ। हाँ, इनकी राजधानी पुष्करी थी, जिसे आज हम भोपालपट्टनम के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसी वंश के राजा विलासतुंग ने 7वीं सदी में राजीम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, जो आज भी छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी पहचान है। एक मिनट, पर यह बात थोड़ी चौंकाती है। नल वंश तो बस्तर के घने जंगलों वाले इलाके में थे, जो उस वक्त काफी अलग थलग माना जाता था। सही। तो इतने शानदार मंदिर बनाने के लिए उनके पास संसाधन, पैसा और कुशल कारीगर कहाँ से आए होंगे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मंदिर उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ जंगल के राजा नहीं थे, बल्कि उनके पास बड़ी योजनाओं को हकीकत में बदलने की ताकत थी और कला की समझ भी थी। और ये मंदिर पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। पंचायतन शैली का मतलब है कि एक मुख्य बड़ा मंदिर बीच में होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। ओह, ठीक है। ये बनावट ब्रह्मांड के एक मॉडल को दर्शाती है। तो विलासतुंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बनवा रहे थे, वो अपने राज्य को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे थे। वाह! अब आते हैं शर्भपुरी वंश पर। इन्हें अमरार्य कुल भी कहा जाता है और इनकी राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी। जी, और इनकी एक खासियत थी, इनकी कई राजधानियां शर्भपुर, प्रसन्नपुर और श्रीपुर। एक से ज्यादा राजधानियां क्यों? ये अक्सर किसी राजवंश की बेचैनी या विस्तार की भूख को दिखाती हैं।
शायद वे अपना प्रभाव अलग-अलग इलाकों में मजबूत करना चाहते थे। या फिर कोई सामरिक जरूरत रही होगी। हाँ, लेकिन इस वंश की सबसे अनोखी देन है तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर, नाम से लगता है कि इसके पीछे कोई दिलचस्प पारिवारिक कहानी होगी। बिल्कुल, ये मंदिर इस वंश की रानियों ने बनवाया था, जो 5वीं-6वीं सदी का है। तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक हुआ। हाँ, और यहाँ मिली रुद्र शिव की एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रतिमा इसे पुरातत्व विभाग वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं बनाती। और अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, पांडु वंश के साथ। मुझे लगता है इस वंश की शुरुआत ही एक हत्या से हुई थी। हाँ, सत्ता का संघर्ष तब भी वैसा ही था। शरभपुरीय शासक प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके इंद्रबल ने इस वंश की नींव रखी थी। और इनकी राजधानी सिरपुर थी। जी, सिरपुर। लेकिन इस वंश का सबसे चमकदार अध्याय जुड़ा है राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन से। उनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। लेकिन स्वर्णकाल शब्द अक्सर बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि आम लोगों की जिंदगी भी उस दौर में बेहतर थी, या ये सिर्फ शाही परिवार के लिए ही स्वर्णकाल था? ये बहुत वाजिब सवाल है। इसे स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्थिरता और सांस्कृतिक विकास का दौर था। महाशिवगुप्त बालार्जुन खुद शैव थे, मतलब शिव के उपासक थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ज्यादातर राजा तो सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ावा देते थे। बिल्कुल, बालार्जुन का सभी धर्मों को साथ लेकर चलना ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक उदार राजा नहीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। मतलब वो जानते थे कि एक मजबूत और शांत राज्य की नींव धार्मिक एकता पर ही रखी जा सकती है। एकदम सही। सिरपुर में बना लक्ष्मण मंदिर जो वैष्णव है, गंदेश्वर महादेव मंदिर जो शैव है, और दर्जनों बौद्ध विहार, ये सब इसी सोच का नतीजा है। और एक और बड़ी घटना इसी दौर में हुई थी। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। हाँ, और उन्होंने अपनी किताब सीयूकी में इसका जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ को कियास्लो कहा है। और सोचिए, ये आज की तरह नहीं था कि कोई भी हवाई जहाज से पहुंच जाए। 7वीं सदी में चीन से भारत तक का सफर महीनों का होता था, और बेहद जानलेवा भी। सही बात है। अगर वेनसांग जैसा विद्वान ये खतरा उठाकर सिरपुर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सिरपुर उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा होगा। पांडुवंश के बाद एक छोटा लेकिन जरूरी अध्याय बाण वंश का आता है। जी, 9वीं सदी में कोरबा के पाली क्षेत्र में। और राजा विक्रमादित्य ने वहां एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। और दिलचस्प बात यह है कि उस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में कलचुरी शासकों ने करवाया। अच्छा, ये दिखाता है कि विरासतें कैसे जिंदा रहती हैं। एक राजवंश कुछ बनाता है और आने वाला राजवंश उसे सम्मान देकर आगे बढ़ाता है। सही कहा। पांडु और बाण वंशों के लगभग 200 सालों के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया प्रतीक उभर कर आता है, नाग। हाँ, एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग नागवंशों ने यहाँ की कहानी को एक नया मोड़ दिया। पहला कौन सा था? पहला था कवर्धा का फणी नागवंश। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका राज रहा। और इनके राजा गोपाल देव ने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? या ये सिर्फ एक उपमा है? नहीं, ये सिर्फ उपमा नहीं है। भोरमदेव मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां और उसकी वास्तुशैली काफी हद तक खजुराहो के चंदेल मंदिरों से मिलती जुलती हैं। अच्छा, तो मतलब कला और विचार कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रा करते थे, ये उसका सबूत है। बिल्कुल। और दूसरा नागवंश था बस्तर का छिंदक नागवंश। हाँ, 1023 से 1324 ईस्वी तक इनकी राजधानी बारसूर थी। और उन्होंने बारसूर में बत्तीसा मंदिर और मामा भांजा मंदिर जैसे स्मारक बनवाए। जी, उन्होंने ये साबित किया कि एक मजबूत स्थानीय पहचान बनाने के लिए किसी बड़े साम्राज्य के केंद्र के पास होना जरूरी नहीं है। और फिर बस्तर में छिंदक नागों के बाद कहानी का आखिरी बड़ा मोड़ आता है काकतीय वंश के साथ। जी, 1324 ईस्वी में अन्नम देव ने इस वंश की नींव रखी। लेकिन काकतीय वंश का सबसे बड़ा योगदान वो महलों या किलों से ज्यादा यहाँ की संस्कृति को लेकर है ना? बिल्कुल। इसी वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व और बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। यही तो सबसे खास बात है, ये इतिहास को सीधे तौर पर आज के जिंदा परंपराओं से जोड़ता है। हाँ, बस्तर दशहरा आज पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें इसी काकतीय वंश से जुड़ी हैं। और ये कोई आम दशहरा तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये 75 दिनों तक चलता है और इसमें रावण का दहन नहीं होता।
ये पूरी तरह से स्थानीय देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। अच्छा। राजा पुरुषोत्तम देव ने स्थानीय आदिवासी संस्कृति और शाही परंपराओं को मिलाकर एक ऐसा अनूठा उत्सव बनाया जो आज भी बस्तर की पहचान है। ये दिखाता है कि कैसे शाही संरक्षण ने उन सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार दिया जो सदियों बाद भी जीवित हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास सिर्फ बड़े साम्राज्यों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन कई क्षेत्रीय राजवंशों द्वारा बुना गया एक समृद्ध ताना बाना है, जिनमें से हर एक ने मंदिरों, कला और अनूठी परंपराओं के जरिए अपनी एक गहरी और अमिट छाप छोड़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। हाँ। ये राजवंश अक्सर गुप्तों या कलचुरियों जैसे बड़े साम्राज्यों की छाया में काम करते थे, तो अधीनता और स्वतंत्रता के इस मिले-जुले रिश्ते ने उनकी पहचान और विरासत को आखिर कैसे आकार दिया? ये सोचने वाली बात है। क्या जब कोई शासक किसी बड़ी शक्ति के अधीन होता है तो वो अपनी कला और संस्कृति को और ज्यादा मजबूती से पकड़ता है ताकि उसकी अपनी पहचान बची रहे? शायद सिरपुर के खंडहर या बस्तर दशहरे का जीवंत उत्सव हमें इसी संतुलन के बारे में कुछ सिखा सकता है। शाही प्रभाव और मजबूत स्थानीय गौरव के बीच का संतुलन सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है। दिलचस्प स्रोत भेजे हैं, और सच कहूं तो इनमें जानकारी का एक तरह से भंडार है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर ने इस क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजवंश की जिसने लगभग 750 साल, मतलब 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक यहाँ राज किया। ये है कलचुरी शासनकाल। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसने इस क्षेत्र को शायद उसका नाम दिया, यानी छत्तीसगढ़। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम समझेंगे कि ये कलचुरी कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें कैसे जमाई। हम उनके सबसे ताकतवर राजाओं की कहानियों में उतरेंगे और उनकी उस मशहूर गढ़ व्यवस्था को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये लोग आए कहाँ से थे? इनकी जड़ें जुड़ी हैं त्रिपुरी के कलचुरी वंश से, जो आज के मध्य प्रदेश का जबलपुर वाला इलाका है। पुराणों में ये खुद को हैया वंशी बताते हैं। मतलब ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासक नहीं थे, बाहर से आए थे जी। तो यहाँ उनकी एंट्री कैसे हुई? छत्तीसगढ़ में उनकी पहली दस्तक मिलती है 900 ईस्वी के आसपास। त्रिपुरी के एक ताकतवर राजा थे शंकरगण द्वितीय, जिन्हें मुग्धतुंग भी कहते थे। उन्होंने यहाँ पाली क्षेत्र पर हमला किया और उस समय के बाणवंश के राजा विक्रमादित्य को हरा दिया। लेकिन सिर्फ एक लड़ाई जीतना और पूरा शासन स्थापित करना, इसमें तो बहुत फर्क होता है। तो ये कब्जा सिर्फ एक रेड था या उन्होंने वहीं से अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। वो सिर्फ एक दस्तक थी, अपनी ताकत का एक प्रदर्शन। असली नींव तो लगभग 100 साल बाद 1000 ईस्वी के आसपास रखी गई, जब कलिंग राज ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की औपचारिक शुरुआत की। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई तुमाण को, और इसका जिक्र हमें सिर्फ शिलालेखों में ही नहीं मिलता, बल्कि उस दौर के मशहूर विद्वान अल बरूनी, उनकी किताब तारीख अल हिंद में भी कलिंग राज का जिक्र आता है। अच्छा, तो मतलब वो उस समय के एक स्थापित शासक माने जाते थे। वैसे मैंने सुना है कि उनकी राजधानी हमेशा तुमाण नहीं रही, वो बदलती रही। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। कलिंग राज के पोते हुए रत्नदेव प्रथम लगभग 1050 ईस्वी में उन्होंने एक नया शहर बसाया, रतनपुर, और राजधानी को वहां ले गए। एक मिनट, तो राजधानी पहले तुमाण थी, फिर रतनपुर हुई, और रतनपुर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही समृद्ध शहर था। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि रतनपुर इतना अमीर हो गया था कि उसे कुबेरपुर भी कहा जाने लगा। मतलब धन के देवता कुबेर का शहर? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। इससे अंदाजा लगता है कि वो आर्थिक रूप से कितना ताकतवर रहा होगा। हालांकि बाद में एक शासक हुए बहरेंद्र साय, जो राजधानी को छुरी कोसगई ले गए, लेकिन उनके बाद कल्याण साय इसे वापस रतनपुर ले आए। तो असल में रतनपुर ही उनकी शक्ति का असली केंद्र बना रहा। तो अब उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने रतनपुर को कुबेरपुर जैसी पहचान दी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे चर्चित राजा कौन था? बिना किसी शक के जाजल्य देव प्रथम। उनका दौर था 1095 से 1120 ईस्वी तक। वो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने पूर्वजों के राज्य त्रिपुरी की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हैं।
और अपनी इस स्वतंत्रता का ऐलान उन्होंने कैसे किया? सबसे शाही अंदाज में उन्होंने अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के? जी, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और उन सिक्कों पर एक खास चिन्ह था, गज शार्दूल, यानी हाथी और शेर की मिलीजुली ताकतवर आकृति। यह उनकी शक्ति का खुला ऐलान था। जाहिर है इतने ताकतवर राजा ने सिर्फ सिक्के ही नहीं चलाए होंगे, लड़ाइयां भी लड़ी होंगी। खासकर बस्तर के छिंदक नागवंशियों के साथ उनके टकराव का जिक्र आता है। हाँ, और वो कहानी उनकी ताकत और उनके उसूल दोनों को दिखाती है। उन्होंने बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को युद्ध में बुरी तरह हराया और उन्हें बंदी बनाकर रतनपुर ले आए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहले आप किसी राजा को हराते हैं, बंदी बनाते हैं और फिर उसकी माँ के कहने पे उसे छोड़ देते हैं। क्या ये सिर्फ उसूलों की बात थी या इसके पीछे कोई राजनैतिक मजबूरी भी हो सकती थी? शायद वो बस्तर में एक दुश्मन की जगह एक सहयोगी शासक चाहते थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। इतिहासकार भी इस पर बहस करते हैं। हो सकता है कि उन्हें रिहा करके उन्होंने सोमेश्वर देव को हमेशा के लिए अपना एहसानमंद बना लिया हो। एक हारे हुए राजा को कैद में रखने से ज्यादा फायदेमंद एक एहसानमंद राजा को गद्दी पर बिठाना हो सकता है। तो ये उनकी सैन्य शक्ति के साथ साथ उनकी राजनीतिक चतुराई का भी सबूत है। और जाजल्य देव ने सिर्फ युद्ध और राजनीति में ही नहीं बल्कि निर्माण कार्यों में भी अपनी छाप छोड़ी। बिल्कुल, उन्होंने जांजगीर शहर बसाया और वहां प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। वही मंदिर जिसे नकटा मंदिर भी कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं हो पाया। ये तो इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होती है, अधूरी इमारतें। हमेशा एक सवाल रह जाता है कि आखिर हुआ क्या था, काम क्यों रुक गया। इसके अलावा उन्होंने पाली के उस पुराने शिव मंदिर की भी मरम्मत करवाई थी जिसे बाण वंश के राजाओं ने बनवाया था। मतलब उन्होंने पुरानी विरासत को भी सहेजा। जाजल्यदेव प्रथम के बाद भी कई महत्वपूर्ण शासक हुए होंगे, जैसे पृथ्वीदेव द्वितीय का नाम भी बहुत आता है। हाँ, पृथ्वीदेव द्वितीय का योगदान सार्वजनिक कामों में बहुत ज्यादा था। उन्होंने रतनपुर में खारंग झील बनवाई, जिसे आज हम खूटा घाट बांध के नाम से जानते हैं। सोचिए, आज से लगभग 900 साल पहले बना एक तालाब आज भी एक बड़े बांध का आधार है। ये तो कमाल है। और उनका सबसे बड़ा काम शायद राजिम के मंदिर से जुड़ा है। बिल्कुल, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था अपने सेनापति जगतपाल के जरिए राजीम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर की मरम्मत करवाना। उस समय तक मंदिर काफी पुराना हो चुका था। उनके समय में कलचुरी साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था और हमें सबसे ज्यादा यानी 13 शिलालेख उन्हीं के समय के मिले हैं जो उनकी लंबी और प्रभावशाली हुकूमत की गवाही देते हैं। और इस वंश में हमें एक सीधी रेखा दिखती है या बीच में कुछ रुकावटें भी हैं? दिलचस्प बात यह है कि प्रतापमल नाम के एक शासक के बाद हमारे स्रोतों में लगभग 300 साल की खामोशी है। एक पूरा दौर है जिसके बारे में हमें लगभग कुछ नहीं पता। इसे इतिहासकार एक तरह का अंधकार युग कहते हैं। ये बहुत रहस्यमयी है कि इतने लंबे समय तक क्या हुआ। 300 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। फिर इस खामोशी के बाद कौन सामने आता है? इस खामोशी के बाद फिर से कहानी रफ्तार पकड़ती है कल्याण साय के साथ। उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। वो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे शासक थे जो मुगल दरबार तक पहुंचे। मुगल दरबार? वो दिल्ली या आगरा गए थे? दरबार में रहे। कुछ कहते हैं कि वो अकबर के दरबार में थे, तो कुछ जहांगीर का नाम लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध लोकगीत है, गोपाला गीत, वो इस बात की पुष्टि करता है कि वे जहांगीर के दरबार में गए थे। आप सोचकर देखिए, छत्तीसगढ़ के एक राजा का जहांगीर के दरबार में 8 साल रहना, ये कितनी बड़ी बात होगी। वहीं से उन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली सीखी और उसे यहां लागू किया, जिससे प्रशासन को और व्यवस्थित बना दिया। तो एक ही वंश पर 2 अलग-अलग केंद्र, रतनपुर और रायपुर, ऐसे में पूरे साम्राज्य को एक साथ चलाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। क्या उनके पास कोई खास प्रशासनिक सिस्टम था ऐसे संभालने के लिए? यही तो कलचुरियों के सबसे बड़ी देन है। 14वीं शताब्दी के अंत में ये वंश 2 शाखाओं में बढ़ गया। मुख्य शाखा रतनपुर में रही और एक नई लहूरी यानी छोटी शाखा रायपुर में स्थापित हुई। रायपुर शाखा की नींव रामचंद्र देव ने रखी और बाद में उनके बेटे ब्रह्मदेव राय ने अपने नाम पर रायपुर शहर बसाया और उसे 1409 में अपनी राजधानी बनाया। और यहीं से उस व्यवस्था की शुरुआत होती है जिसने इस प्रदेश को इसका नाम दिया छत्तीसगढ़। ये गढ़ व्यवस्था क्या थी? यह एक ब्रिलियंटली डिजाइंड डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी। कलचुनियों ने अपने पूरे राज्य को 36 गढ़ों यानी किलों या प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया था। और इसका बंटवारा कैसे किया गया था? क्या कोई लॉजिक था इसके पीछे? हाँ, एक भौगोलिक लॉजिक था।
शिवनाथ नदी एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करती थी नदी के उत्तर में रतनपुर शाखा के हिस्से में 18 गढ़ आए और दक्षिण में रायपुर शाखा के हिस्से में 18 गढ़। बिल्कुल। और इन्हीं 18 और 18 यानी कुल 36 गढ़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये सबसे प्रचलित और स्वीकृत मान्यता है। ये तो कमाल का सिस्टम है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाइयां कैसी थी? ये पूरा ढांचा काम कैसे करता था? ये प्रणाली बहुत व्यवस्थित थी और जमीनी स्तर तक जाती थी। सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसका मुखिया गोटिया कहलाता था। फिर 12 गांवों को मिलाकर एक बरहो बनता था और इसके प्रमुख को दाऊ कहते थे। और 7 बरहो यानी कुल 84 गांवों को मिलाकर एक गढ़ बनता था, जिसका प्रमुख दीवान होता था। ये तो एक बहुत ही सुगठित और प्रभावशाली प्रशासनिक संरचना थी, जो आज के ब्लॉक और तहसील सिस्टम से मिलती जुलती लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक इतना मजबूत, इतना व्यवस्थित साम्राज्य जो लगभग 750 सालों तक चला, उसका अंत कैसे हुआ? ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। कई बार बड़े साम्राज्यों का अंत बहुत नाटकीय नहीं होता, और कलचुरियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रतनपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह। स्रोत बताते हैं कि वे काफी बूढ़े हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के शोक में डूबे रहते थे। उनका राजकाज से ध्यान पूरी तरह हट चुका था। तो यहीं पर वो बात सामने आती है जो आपने कही थी, एक नेतृत्व का खालीपन। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। एक 750 साल पुराना साम्राज्य किसी बड़ी लड़ाई में नहीं, बल्कि नेतृत्व के खालीपन की वजह से ढह गया। यह दिखाता है कि एक मजबूत शासक की इच्छा शक्ति किसी भी सेना से ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो क्या किसी बड़े युद्ध में हार हुई? किसी बाहरी ताकत ने उन्हें कुचल दिया? नहीं, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। 1741 ईस्वी में नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत अपनी उड़ीसा विजय यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में रतनपुर पड़ा। मराठा सेना ने महल के एक हिस्से पर बस कुछ तोप के गोले दागे और बस उतने में ही सब खत्म हो गया। हाँ, उस छोटे से हमले से ही महल में घबराहट फैल गई और रानियों ने महल से सफेद झंडा दिखाकर संधि का संकेत दे दिया। राजा रघुनाथ सिंह ने बिना लड़े, बिना किसी प्रतिरोध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। 750 साल का राज और अंत इतना शांत, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई वीरता की कहानी नहीं। यही इतिहास की विडंबना है। एक साम्राज्य जो अपनी स्वतंत्रता के लिए सोने के सिक्के जारी करता था, उसका अंत बिना एक तलवार उठाए हो गया। इसी आत्मसमर्पण के साथ छत्तीसगढ़ से कलचुरी वंश का स्वतंत्र शासन समाप्त हुआ और मराठा शासन की नींव पड़ी। कुछ साल बाद 1750 के आसपास रायपुर की लहुरी शाखा पर भी मराठों का अधिकार हो गया। तो एक राजवंश जो त्रिपुरी से शुरू हुआ, जिसने रतनपुर और रायपुर जैसे शहर बसाए, जिसे कुबेरपुर कहा गया, जिसने जाजल्य देव प्रथम जैसे शक्तिशाली शासक दिए और जिसने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिससे आज एक पूरे राज्य का नाम जुड़ा है, उसका अंत इतनी खामोशी से हो गया। ये इतिहास की एक बड़ी सीख है कि कोई भी शक्ति हमेशा नहीं रहती, चाहे वो कितनी भी पुरानी या मजबूत क्यों ना हो। लेकिन कलचुरियों की विरासत आज भी छत्तीसगढ़ के मंदिरों में, तालाबों में और लोक कथाओं में जिंदा है। उनकी गढ़ व्यवस्था ने इस क्षेत्र को एक ऐसी प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान दी जो आज तक कायम है। हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं।